टाइम एक ऐसा शब्द जो हम रोज सुनते हैं, पर क्या हम सच में समझते हैं कि टाइम यानी समय होता क्या है? टाइम का मतलब है घटनाएं यानी इवेंट्स, एक क्रम या सीक्वेंस में होना, जिसे हम दिन के आगे बढ़ने या घड़ी के कांटों से समझते हैं। जैसे सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। ये एक साइकिल है जो हर दिन होता है। ये टाइम का फ्लो है, यानी एक तरह का बहना। समय को हम मेजर भी करते हैं, सेकेंड्स, मिनट, आवर्स, डेज और ईयर्स में। इन यूनिट्स से हम टाइम को गिनते हैं। जैसे हम डिस्टेंसेस को किलोमीटर या माइल में गिनते हैं, ठीक वैसे ही। और टाइम का ये मेजरमेंट एक सोशल सिस्टम है जो हमने अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया है। टाइम का एक और रूप भी है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे हमारे दिमाग में चलने वाला टाइम। जैसे हमें लगता है कि कभी कभी टाइम धीरे चल रहा है और कभी कभी बहुत जल्दी। ये हमारा दिमाग का परसेप्शन है, यानी जिस तरह से हम समय को महसूस करते हैं। समय का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। हम सब अपने दिमाग में अपने एक्सपीरियंस और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग टाइम को महसूस करते हैं। कभी टाइम लगता है कि जल्दी बीत गया और कभी लगता है धीरे चल रहा है। ये परसेप्शन यानी ये महसूस करने का तरीका हर किसी के लिए अलग है। लेकिन दूसरी तरफ साइंस के लिए टाइम का एक अलग मतलब है। साइंस के हिसाब से टाइम एक मेजरमेंट है जो इवेंट्स को सीक्वेंस में रखता है, और यही सीक्वेंस हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एहसास देता है। टाइम साइंटिफिक लॉज को डिफाइन करता है, जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट और स्पीड का फर्क। टाइम इस तरह से दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, पर्सनल भी और साइंटिफिक भी। पर्सनल इसलिए क्योंकि हम अपने हिसाब से टाइम का एक्सपीरियंस करते हैं, और साइंटिफिक इसलिए क्योंकि टाइम के बिना हम साइंटिफिक वर्ल्ड को मेजर नहीं कर सकते। टाइम का फ्लो हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं। ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है जो टाइम को हमेशा आगे चलने पर मजबूर करता है? ये सवाल सिर्फ आपके दिमाग में नहीं बल्कि साइंटिस्ट और फिलोसफर्स के दिमाग में भी आता रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि टाइम कभी रुकता नहीं और न ही हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम टाइम के साथ चल सकते हैं पर उसको बदल नहीं सकते। हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम टाइम को रिवाइंड या पॉज कर सकें। ये सोच हमारे अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है कि क्या टाइम के फ्लो को कभी हम रोक सकेंगे, या फिर क्या हम टाइम को समझ के फ्यूचर में कुछ कंट्रोल बना सकेंगे। ये क्वेश्चन टाइम को इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में टाइम को लेकर आते हैं और जिन पर हम सोचना चाहते हैं वो है कि क्या टाइम को कंट्रोल करना पॉसिबल है? मतलब क्या ऐसा कुछ है जो हमें टाइम को मोड़ने की पावर दे सकता है? क्या टाइम का कोई अंत है? कि क्या एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां टाइम रुक जाएगा? क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? मतलब क्या हम अपने पास्ट में वापस जा सकते हैं या फ्यूचर को देख सकते हैं? इन क्वेश्चंस पर सोचने से हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि टाइम कितना कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। इस एपिसोड में हम टाइम की जर्नी पे चलेंगे, जहां हम टाइम को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स आइडियाज तक। ये एक नई पॉडकास्ट यात्रा है जो हमारे दिमाग के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलेगी। समय का कॉन्सेप्ट हर सिविलाइजेशन में अलग था। पुराने समय में लोग अपनी डेली लाइफ और इन्वायरमेंट से इंस्पायर होते थे और उसके हिसाब से टाइम को समझते थे। हमारे आसपास के नेचुरल साइकिल जैसे दिन और रात का होना, मौसमों का बदलना, ये सब एंशिएंट ह्यूमंस के लिए टाइम के इंडिकेशन थे। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी, वहां दो प्राइमरी पर्सपेक्टिव्स बन गए, लीनियर और साइक्लिकल। लीनियर टाइम का मतलब है एक सीधा क्रम जिसमें टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। इस पर्सपेक्टिव में इवेंट्स एक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे एक शुरुआत होती है और एक एंड होता है।
ये पर्सपेक्टिव मेन रूप से वेस्टर्न कल्चर्स में था। इसके हिसाब से वक्त सीधा आगे बढ़ता है और जो चला गया वो लौट के नहीं आता। जैसे हमारे कैलेंडर या हिस्टोरिकल इवेंट्स भी इस तरह से समझे जा सकते हैं। एक बार जो हुआ वो पास्ट में चला गया और जो आने वाला है वो फ्यूचर में है। ये पर्सपेक्टिव उन सिविलाइजेशंस में ज़्यादा था जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेस और ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। साइक्लिकल टाइम का मतलब है टाइम एक साइकिल में घूमता है जिसमें हर चीज वापस वहीं आती है जहां से वो शुरू हुई थी। ये एक रेपिटेटिव पैटर्न है, जैसे दिन और रात या सीजन्स का आना जाना। ईस्टर्न कल्चर्स जैसे इंडिया और चीन इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। भारत के माइथोलॉजी और फिलॉसफी में भी टाइम को एक साइकिल के रूप में देखा गया है, जिसमें सृष्टि का एक चक्र है, यानी उत्पत्ति क्रिएशन, स्थिति सस्टेनेंस और फिर विनाश यानी डिस्ट्रक्शन, और फिर यह साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। हिंदुइज्म में टाइम का कॉन्सेप्ट काल चक्र के रूप में है, जो एक इन्फिनिट लूप है और ये कॉन्स्टेंटली रिपीट होता रहता है। एंशिएंट ह्यूमंस ने प्रकृति से ही अपने आसपास के टाइम को समझना शुरू किया, जैसे दिन और रात का साइकिल और मौसम का बदलना। इनके लिए नेचुरल क्लॉक्स बन गए थे। ये साइक्लिकल नेचर इनसे कह रहा था कि कुछ चीजें हर साल रिपीट हो रही हैं। हर सीजन के अपने अलग अलग टास्क और रिचुअल्स होते थे। एंशिएंट फार्मर्स क्रॉप्स उगाने के लिए इस साइकिल का उपयोग करते थे, जैसे भारत में रबी और खरीफ की फसल। सूर्य और चंद्रमा यानी मून फेसेस जो है उनका ऑब्जर्वेशन पहले के लोग करते थे और वहीं से प्रिमिटिव कैलेंडर्स और क्लॉक्स का आइडिया डेवलप हुआ। इजिप्ट में सन डायल और इंडिया में चंद्रमा के फेजेस पे बेस्ड कैलेंडर इस डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। एंशिएंट और कल्चरल व्यूज के बाद टाइम को और डीपली समझने के लिए फिलोसफर्स ने अपने आइडियाज प्रपोज किए। ये थियरीज हमें बताती हैं कि टाइम को कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है और उसका नेचर क्या हो सकता है। प्लेटो कहते हैं कि टाइम एक एटर्नल साइकिल का पार्ट है जो यूनिवर्स की सृष्टि के साथ आया। प्लेटो के हिसाब से टाइम एक्चुअल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक शैडो है जो रियल वर्ल्ड के परफेक्ट ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने टाइम को एक आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन माना। प्लेटो के आइडिया में टाइम इटर्नल है, मतलब उसका कोई स्टार्ट या एंड नहीं है। ये एक परफेक्ट साइकिल है जो हमेशा रिपीट होता रहेगा। उनका कहना था कि रियल वर्ल्ड के सब एक्सपीरियंसेस टाइम के हिसाब से शेप्ड होते हैं। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग टाइम एक मेजरमेंट है जो चेंज को मेजर करता है। वो कहते हैं कि टाइम का एग्जिस्टेंस मोशन के बिना पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर मोशन है तो टाइम को मेजर कर सकते हैं और अगर मोशन नहीं है तो टाइम मीनिंगलेस है। एरिस्टोटल का मानना था कि टाइम का एक क्लियर बिगिनिंग और एंड होता है और ये एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, इसलिए वो लीनियर टाइम को सपोर्ट करते हैं। इसमें इवेंट्स एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होते हैं। इमैनुअल कांट कहते हैं कि टाइम कोई बाहर की फिनोमिना नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक तरीका है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का। कांट का व्यू पॉइंट थोड़ा अलग है क्योंकि वो मानते हैं कि टाइम हमारे माइंड का प्रोडक्ट है। उनके हिसाब से टाइम और स्पेस ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ह्यूमन माइंड के एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। मतलब हम टाइम को ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हमारे माइंड ने ऐसे फॉर्मेट बनाए हैं, पर उसका एग्जिस्टेंस माइंड के बिना मीनिंगलेस हो सकता है। ये फिलोसॉफिकल थियरीज हमें बताती हैं कि टाइम के कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ है जो सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन भी है। प्लेटो और अरिस्टोटल के लीनियर और साइक्लिकल आइडियाज के बीच कांट का व्यू पॉइंट एक साइकोलॉजिकल और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव को ऐड करता है। समय को हम यूजुअली एक मेजरमेंट के रूप में देखते हैं, जैसे घड़ी के टिक टिक, दिन, महीने, साल। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझे तो टाइम एक डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब होता है वो रास्ता या डायरेक्शन जिसमें चीजें एग्जिस्ट करती हैं और मूव कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं।
हमें पता है कि हमारे पास 3 स्पेशल डायमेंशंस होते हैं, यानी स्पेशल डायमेंशंस यानी कि डायमेंशंस ऑफ स्पेस, जैसे लेंथ यानी लंबाई, विड्थ यानी चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई। ये तीनों मिलकर एक स्पेस बनाते हैं जिसमें हम और चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो ये तीनों डायमेंशंस ज़रूरी होते हैं। जैसे घर की लोकेशन बताने के लिए आपको लेंथ, विड्थ और हाइट बतानी पड़ती है। इसी तरह टाइम को हम 4th डायमेंशन कहते हैं, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम के अंदर भी है। टाइम इसलिए डायमेंशन है क्योंकि हमारे इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस का सीक्वेंस टाइम में प्लेस होता है, यानी हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के फ्रेमवर्क में डिफाइंड है। अगर सोचा जाए तो अगर टाइम ना हो तो कुछ भी फिक्स नहीं है। एक चीज़ कब हुई और कब होने वाली है ये समझने के लिए हमें टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर हम इस 4th डायमेंशन को रिमूव कर दें तो सिर्फ आपका लोकेशन ही डिफाइंड होगा, पर आप कब उस लोकेशन पर हैं ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। मतलब आप हैं तो, पर कब हैं ये नहीं पता चलेगा। ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट साइंस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के बिना हम किसी भी फिजिकल इवेंट को प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते। टाइम की एक खास बात यह भी है कि टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। इसे हम द एरो ऑफ टाइम कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम हमेशा पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, पर टाइम के इस एरो का मतलब क्या है और ये हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है, वो है एंट्रोपी का। एंट्रोपी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो हमें बताती है कि चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज्ड से डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट में शिफ्ट होती हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट से डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट की तरफ बढ़ने का नेचुरल प्रोसेस को हम एंट्रोपी कहते हैं। टाइम का डायरेक्शन का यही बेस है, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब है चीज़ें हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म से बिखर कर कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म में शिफ्ट होती हैं, और ये प्रोसेस वापस नहीं हो सकता बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट से समझने में हमें मदद मिलती है कि टाइम हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है। अगर टाइम को हम पीछे ले जाएं तो ये एंट्रोपी के प्रिंसिपल के खिलाफ होगा, क्योंकि फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल ऑर्डर्ड स्टेट में आ जाएंगी, पर ऐसा नेचुरली नहीं हो सकता। इसी वजह से हम हमेशा टाइम को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते देखते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर एक ग्लास टूट जाए तो वो अपने आप कैसे ठीक होगा? उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी या एफर्ट लगाना पड़ेगा। पर अगर हम टाइम को रिवर्स कर दें तो ग्लास वापस अपने आप ठीक हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंट्रोपी और टाइम का ये कनेक्शन बताता है कि टाइम एक नेचुरल फ्लो में हमेशा आगे क्यों बढ़ता है। ये एक तरीके का नेचुरल लॉ है जो डिफाइन करता है कि हमारी दुनिया में चेंजेस कैसे होते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेस पर द एरो ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट बनता है, जो हमें पास्ट से फ्यूचर की तरफ ही मूव करने देता है और इवेंट्स को इरिवर्सिबल बनाता है। इसलिए एंट्रोपी और द एरो ऑफ टाइम एक दूसरे से जुड़े हैं। समय हमेशा आगे बढ़ता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस हमेशा अपनी ओरिजिनल स्टेट से डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट में शिफ्ट होते हैं। हम अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में समझते हैं, पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान और फ्यूचर यानी भविष्य। ये डिविजन्स हमें टाइम का एक ऑर्डर्ड फ्लो दिखाते हैं और हमें हेल्प करते हैं अपनी लाइफ के इवेंट्स को सीक्वेंस में समझने में। पास्ट वो टाइम है जो बीत चुका है। ये वो इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस हैं जो हो गए और वापस नहीं आते। प्रेजेंट यानी वर्तमान वो टाइम है जो अभी इस वक्त हो रहा है जब आप ये एपिसोड सुन रहे हैं। ये एक पॉइंट है जिसे हम नाउ यानी अभी कहते हैं। इस मोमेंट में हम डिसीजन लेते हैं और यही वो वक्त है जिसमें हम एक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूचर यानी भविष्य
वो टाइम है जो अभी आया नहीं है। यहाँ एक टाइम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थियरी ये है जो इन तीनों डिविजन्स को थोड़ा अलग नज़रिए से देखती है, वो है ब्लॉक यूनिवर्स थियरी। इस थियरी के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब टाइम एक ब्लॉक या एक सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह है जिसमें हर इवेंट अपनी जगह फिक्स है, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का। इस थियरी के हिसाब से हमारा प्रेजेंट सिर्फ एक पॉइंट है जो हमें टाइम के अंदर से दिख रहा है, पर टाइम के बाहर से देखें तो ये तीनों पार्ट्स एक ही ब्लॉक में साइमल्टेनियसली माने एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये थियरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर ये यही सजेस्ट करती है कि टाइम एक फ्लो नहीं बल्कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिर्फ अपनी जगह शिफ्ट करते हैं। टाइम को समझने के लिए और अपने डेली लाइफ में इसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों ने टाइम का मेजरमेंट डेवलप किया। पहले हमें बस दिन और रात का एहसास होता था, पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी टाइम को और प्रिसाइजली मेजर करने की ज़रूरत पड़ी। चलिए समझते हैं कि टाइम को कैसे मेजर करना इवॉल्व हुआ। सबसे पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने सूर्य और उसके शैडोज का यूज़ किया टाइम को मेजर करने के लिए, और उन्होंने सन डायल बनाया, यानी एक स्टिक को ग्राउंड पे फिक्स कर देते थे और उसकी शैडो से दिन के टाइम को गिना जाता था। शैडो का जो पोजीशन था वो दिन के वक्त के हिसाब से बदलता था, जो एक बेसिक टाइम कीपिंग मेथड बन गया। पानी का फ्लो का भी यूज टाइम को मेजर करने के लिए किया गया। इसमें एक कंटेनर में पानी को धीरे धीरे गिरने दिया जाता था और पानी के लेवल से टाइम को मेजर किया जाता था। ये मेथड भी काफी प्राचीन था और इजिप्ट और ग्रीस जैसे देशों में यूज होता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, टाइम कीपिंग में मैकेनिकल क्लॉक्स का डेवलपमेंट हुआ। इसमें गियर्स और स्प्रिंग्स का यूज होता था जो हमें घड़ी के कांटों के थ्रू एग्जैक्ट टाइम बताते थे। ये क्लॉक्स एक्यूरेट थे और पूरे दिन के टाइम को मेजर कर सकते थे। आज के समय में टाइम कीपिंग में सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स एटॉमिक क्लॉक्स हैं। इनमें एटॉमिक पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस का यूज करके टाइम को एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ मेजर किया जाता है। एटॉमिक क्लॉक्स से हम सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स तक को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, जो जीपीएस और इंटरनेट जैसे सिस्टम्स के लिए जरूरी है। टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना इंपॉर्टेंट था, पर उससे भी ज्यादा जरूरी था एक स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम बनाना। पहले अलग अलग जगह पे टाइम अलग अलग होता था, पर ट्रेन्स और कम्युनिकेशन के आने के बाद सबके पास एक कॉमन टाइम सिस्टम होना जरूरी था ताकि कंफ्यूजन ना हो और ट्रैवल और कम्युनिकेशन आराम से स्मूथली हो सके। इसी स्टैंडर्डाइजेशन के कारण हमारे पास टाइम जोन्स हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स के टाइम को सिंक में रखते हैं। मॉडर्न टाइम कीपिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के बिना हमारे डे टू डे एक्टिविटीज और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो जाते। आइजैक न्यूटन, जो एक बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे, उन्होंने टाइम को एक नई नज़र से देखा। न्यूटन का मानना था कि टाइम एक एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण और फिक्स्ड चीज़ है। उनके हिसाब से टाइम एक यूनिवर्सल क्लॉक की तरह है जो सबके लिए एक ही तरह से और एक ही स्पीड में चलता है, चाहे किसी भी जगह या सिचुएशन में आप हो। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एब्सोल्यूट टाइम का नाम दिया। न्यूटन का कहना था कि टाइम एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर हम टाइम को यूनिवर्स के बाहर से देखें तो ये हमेशा एक ही स्पीड में चलता है और सबके लिए एक ही तरह से ये बिहेव करता है। टाइम के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक ही मूवमेंट हर जगह पर एक जैसा होता है। मतलब अगर आप और मैं अलग अलग लोकेशंस पर हैं तो भी हम दोनों का नाउ यानी वर्तमान एक ही है। ये आइजैक न्यूटन का कॉन्सेप्ट था। न्यूटन के इस एब्सोल्यूट टाइम कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बना क्योंकि ये एक सिंपल और क्लियर फ्रेमवर्क देता था जिसमें इवेंट्स और मोशंस को एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता था। न्यूटन के टाइम के कॉन्सेप्ट में किसी भी मोशन को इजीली मेजर करना पॉसिबल था क्योंकि टाइम एक फिक्स्ड और यूनिवर्सल चीज मानी गई थी। अगर टाइम सबके लिए एक जैसा है तो
किसी भी चीज़ का मोशन या उसके वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता था। और इसी वजह से न्यूटन के टाइम कॉन्सेप्ट ने क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरानी फिजिक्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया। ये जो बेस बना वो ये था कि अगर टाइम और स्पेस फिक्स्ड हैं तो हम नेचुरल लॉज को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं। और इसी फिक्स्ड टाइम के हिसाब से न्यूटन ने अपने फेमस लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी को एस्टेब्लिश किया। न्यूटन का एब्सोल्यूट टाइम कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के लिए इजी था क्योंकि इसके थ्रू वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को और उसके डायनेमिक्स को सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर टाइम हर जगह पे एक ही तरह से बिहेव कर रहा है तो उन्हें बस ऑब्जेक्ट के मास, फोर्स और वेलोसिटी का ध्यान रखना था और टाइम को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता था। न्यूटन का एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल था, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इस थियरी को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। जैसे, क्या टाइम सच में हर सिचुएशन में एक ही स्पीड से चलता है? अगर हम एक्सट्रीम सिचुएशंस में जाएं, जैसे हाई स्पीड मोशन या हैवी ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, तो क्या टाइम वहां भी वैसे ही बिहेव करेगा? ये क्वेश्चंस उस टाइम पर थ्योरेटिकल थे, लेकिन उसके बाद आइंस्टीन के रिलेटिविटी थियरीज ने इस एब्सोल्यूट टाइम के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। आइंस्टीन ने सजेस्ट किया कि टाइम हर जगह फिक्स्ड नहीं होता और ये स्पेस के साथ इंटरकनेक्टेड है, पर ये एक अलग थियरी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूटन का एब्सोल्यूट टाइम कॉन्सेप्ट एक सॉलिड फाउंडेशन था जो टाइम और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करता था, लेकिन ये भी सिर्फ एक पार्शियल एक्सप्लेनेशन था जो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में वर्क करता था और इसकी लिमिटेशंस भी थी। एब्सोल्यूट टाइम ने साइंस को एक फिक्स्ड बेस तो दिया, पर साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस भी उठाए जो आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स को डिफाइन करने में मददगार बने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने टाइम को लेकर एक नई थियरी प्रपोज की जो हमारे ट्रेडिशनल आइडियाज को चैलेंज करती है। ये थियरी है स्पेशल रिलेटिविटी की। इस थियरी में आइंस्टीन ने बताया कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता और उसका बिहेवियर स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर हम लाइट के स्पीड के करीब चलने लगे तो टाइम धीरे हो जाता है। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम का धीरे होना, टाइम डायलेशन। मान लीजिए कि दो कार है, एक कार फुल स्पीड से चल रही है और दूसरी एक जगह पार्क है, रुकी हुई है। जो कार तेज चल रही है उसका टाइम उस कार के ड्राइवर के लिए धीरे चल रहा होगा एज कंपेयर टू द पार्क्ड कार। मतलब जो पर्सन फास्ट मूविंग कार में है उसका टाइम धीरे गुजर रहा है और उसके लिए चीजें स्लो मोशन में हो रही हैं। शायद आप कंफ्यूज हो गए। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्पेसशिप है जो लाइट के स्पीड के बराबर मूव कर रही है। उसमें एक एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है। अगर वो एस्ट्रोनॉट कुछ साल तक उस स्पेसशिप में ट्रैवल करे और फिर वापस आए तो उसके लिए टाइम कम बीता होगा एज कंपेयर टू अर्थ पर जो लोग हैं। यानी स्पेसशिप में कम टाइम गुजरा जबकि अर्थ पे ज्यादा टाइम गुजरा। ये डिफरेंस लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करने के वजह से होता है और यही टाइम डायलेशन है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि लाइट स्पीड एक कांस्टेंट है, मतलब वो सबके लिए एक ही होती है और टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो कांस्टेंट बना रहे। फिर से देखिए, लाइट स्पीड एक कांस्टेंट है, मतलब वो सबके लिए एक ही होती है और हमें लाइट की स्पीड को नहीं बल्कि टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो कांस्टेंट बना रहे। इसका मतलब है कि जब आप फास्ट स्पीड से मूव करते हैं तो टाइम अपने आप स्लो हो जाता है ताकि लाइट स्पीड मेंटेन हो सके। स्पेशल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के बाद आइंस्टीन ने एक और थियरी प्रपोज की जिसे जनरल रिलेटिविटी कहते हैं। ये थियरी स्पीड के अलावा एक और फैक्टर को कंसीडर करती है और वो है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। आइंस्टीन कहते हैं कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है जो चीजों को नीचे खींचती है, बल्कि ये स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट या बेंड भी करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक शीट है रबर की, उस पे आपने एक बॉल रख दी, भारी बॉल,
अब उस बॉल के वजन के वजह से शीट नीचे से धंस जाएगी, हल्की हल्की डिप्रेस हो जाएगी, यानी वो बेंड हो जाएगी। इसी तरह जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे प्लेनेट या स्टार स्पेस में होता है तो वो सराउंडिंग स्पेस टाइम को बेंड कर लेता है। ये बेंडिंग का इफेक्ट ये होता है कि इस कर्व्ड स्पेस टाइम में चीजें उस कर्व को फॉलो करने लगती है और इसी वजह से हमें ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता है। आइंस्टीन ने बताया कि ये कर्वेचर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं बल्कि टाइम को भी इफेक्ट करता है। जैसे अगर आप एक मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब हैं, जैसे एक प्लेनेट के सरफेस पर, तो वहाँ टाइम थोड़ा धीरे चलता है। इसका मतलब ये है कि किसी हाई ग्रेविटी वाले एरिया में टाइम स्लोअर होगा एज कंपेयर टू किसी लो ग्रेविटी वाले एरिया में। अगर हम ग्राउंड लेवल पर हैं और हमारा फ्रेंड माउंटेन टॉप पर है तो टेक्निकली हमारे लिए टाइम थोड़ा स्लो और फ्रेंड के लिए थोड़ा फास्ट चल रहा होगा। ये इफेक्ट हम स्पेस में और ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ब्लैक होल्स के पास टाइम काफ़ी स्लो हो जाता है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए टाइम और ग्रेविटी का ये कनेक्शन जनरल रिलेटिविटी का कोर आइडिया है। स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि टाइम एक डायनेमिक यानी चेंजिंग क्वांटिटी है। आइंस्टीन ने हमें दिखाया कि टाइम फिक्स नहीं बल्कि डिपेंडेंट है स्पीड और ग्रेविटी पर। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी का एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ट्विन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स टाइम डायलेशन का एक अच्छा प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देता है हमें और ये दिखाता है कि कैसे टाइम अलग सिचुएशन में अलग बिहेव करता है। आइए समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, एक अर्थ पर रहता है और दूसरा एक फास्ट मूविंग स्पेसशिप में ट्रैवल करता है जो लाइट की स्पीड के करीब चल रही है। दोनों सेम एज के हैं और स्पेसशिप वाला जो ट्विन है वो कुछ साल स्पेस में ट्रैवल करता है और फिर वापस अर्थ पर आता है वो। अब ट्विस्ट ये है कि जब ये वापस आएगा ट्रैवल करके तो अर्थ पर रहने वाला जो उसका ट्विन भाई है वो उससे ज्यादा एज का हो चुका होगा। यही टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। जो ट्विन फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर रहा था उसके लिए टाइम स्लो हो गया और ये पैराडॉक्स टेक्निकली एक इल्यूजन नहीं बल्कि रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। जैसे हमने पहले स्पेशल रिलेटिविटी में समझा था कि लाइट की स्पीड सबके लिए कांस्टेंट है, तो स्पीड इंक्रीज करने पर टाइम स्लो हो जाता है ताकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहे। आइए टाइम का एक और इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे डेली एक्सपीरियंस से अलग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का स्टडी करती है। ये वर्ल्ड एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का है जहां सब कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम का कनेक्शन आता है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम अनसर्टेनिटी का। इसका मतलब है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम एक बॉल का पोजीशन और स्पीड एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, वैसे क्वांटम पार्टिकल्स का पोजीशन और स्पीड दोनों एक ही वक्त पर मेजर करना इम्पॉसिबल है। इस फेनोमेना को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। यह अनसर्टेनिटी क्वांटम लेवल पर टाइम को एक अलग तरीके से इफेक्ट करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम एक फिक्स्ड फ्लो नहीं है और पार्टिकल का बिहेवियर टाइम पर डिपेंड नहीं करता जैसे लार्जर ऑब्जेक्ट्स का करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स का नाउ यानी प्रेजेंट मूवमेंट एक रैंडम पैटर्न में चेंज हो सकता है। ये रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्वांटम टाइम के यूनिक नेचर को डिफाइन करती है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये भी पॉसिबल है कि टाइम जैसे हम समझते हैं सिर्फ एक इल्यूजन हो और क्वांटम वर्ल्ड में टाइम का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन या फिक्स्ड फ्लो न हो। इसका मतलब ये है कि छोटी पार्टिकल्स अपने बिहेवियर में टाइम के एरो को फॉलो नहीं करते जैसे लार्जर ऑब्जेक्ट्स या हमारे डेली के इवेंट्स फॉलो करते हैं।
ये क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से टाइम का एक बहुत ही खूबसूरत और एक अलग पर्सपेक्टिव है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल टाइम, जिसे हम न्यूटन और आइंस्टीन के थियरीज में देखते हैं, इनमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि क्लासिकल थियरीज टाइम को एक स्मूथ और कॉन्टिन्यूस फ्लो के रूप में देखते हैं, पर क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम का बिहेवियर डिस्क्रीट और अनप्रिडिक्टेबल है, जिसमें इवेंट्स फिक्स्ड फ्लो में नहीं होते। क्वांटम वर्ल्ड में टाइम का स्ट्रक्चर और बिहेवियर अब तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं और साइंटिस्ट इसके नेचर को समझने में लगे हैं। ये क्वांटम जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये हमें बताता है कि टाइम सिर्फ एक यूनिवर्सल और प्रेडिक्टेबल चीज़ नहीं है। छोटी से छोटी पार्टिकल्स का बिहेवियर और टाइम का अनप्रिडिक्टेबल कनेक्शन ये सजेस्ट करता है कि शायद हमारा क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव हो। क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम के बीच का ये अलग रिलेशन साइंस की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और शायद ये फ्यूचर में हमें टाइम के नए डायमेंशंस और सीक्रेट्स तक ले जाए। क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी, ये दोनों ही टाइम को अलग नज़रिए से देखते हैं। रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम एक कॉन्टिन्यूस और स्मूथ फ्लो है जो मोशन और ग्रेविटी के साथ एडजस्ट होता है। आइंस्टीन ने हमें समझाया कि टाइम और स्पेस एक साथ स्पेस टाइम बनाते हैं, जो एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक की तरह होता है। इस फैब्रिक में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स ग्रेविटी के थ्रू स्पेस टाइम को बेंड करते हैं, और इस बेंडिंग का इफेक्ट टाइम पर भी होता है। इसलिए रिलेटिविटी में टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन वो एक प्रिडिक्टेबल और मेजरेबल तरीके से चेंज होता है, जैसे टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल टाइम इफेक्ट्स। इस थियरी के अकॉर्डिंग टाइम का बिहेवियर डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पर, और ये यूनिवर्सल स्केल पर कंसिस्टेंट होता है। रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स हर लेवल पर काम करते हैं और टाइम के फ्लो में एक ऑर्डर और लॉजिक को देते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अलग है। यहाँ टाइम डिस्क्रीट और अनप्रिडिक्टेबल है। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स का बिहेवियर इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हम उसे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, और टाइम एक फिक्स्ड और कॉन्टिन्यूस फ्लो में बिहेव नहीं करता। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से टाइम और पार्टिकल्स के बीच का कनेक्शन एक तरह से रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक होता है, जो क्लासिकल और रिलेटिविटी के स्मूथ फ्लो से बिल्कुल डिफरेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से टाइम का कोई डेफिनिट एरो नहीं है, और यह पार्टिकल के बिहेवियर पर डिपेंडेंट है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण टाइम क्वांटम वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, जो कि रिलेटिविटी थियरी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। कुछ एडवांस्ड फिजिसिस्ट मानते हैं कि शायद टाइम और स्पेस फंडामेंटल एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि वो कुछ और डीपर फेनोमेना का कॉन्सिक्वेंसेस है। मतलब टाइम अपने आप में कोई रियल चीज नहीं हो सकती, और शायद ये मैटर और एनर्जी के रूल से बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। हमारे शरीर में भी नेचुरल क्लॉक्स हैं जो हमें समय का एहसास करवाती हैं और हमारी डेली एक्टिविटीज को रेगुलेट करती हैं। इस क्लॉक को हम बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जीवन घड़ी कहते हैं। ये क्लॉक हमारे अंदर ही छुपी होती है, और इसी के जरिए हमारे शरीर को पता चलता है कि कब सोना है, कब जागना है, कब भूख लगनी चाहिए और कब अलर्ट रहना चाहिए। ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमें सिर्फ टाइम के सिग्नल नहीं देती, बल्कि हमारे मूड और एनर्जी लेवल पर भी इफेक्ट डालती है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक का कोर कंपोनेंट है सर्केडियन रिदम। ये एक नेचुरल साइकिल है जो 24 घंटे की होती है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, चाहे वो इंसान हो, एनिमल हो या प्लांट्स। सर्केडियन रिदम्स की वजह से हमारे शरीर में हर दिन एक रेगुलर पैटर्न बनता है जो हमारी एक्टिविटीज को टाइम के हिसाब से एडजस्ट करता है। सर्केडियन जो रिदम है, इसका काम सिंपल है। वो हमारे शरीर को एक्सटर्नल टाइम के हिसाब से सिंक करना चाहता है ताकि हमारी एक्टिविटीज और इन्वायरमेंट में कोऑर्डिनेशन हो सके। ये रिदम
ज़्यादातर सनलाइट और डार्कनेस के साइकिल से अफेक्टेड होता है। सुबह सनलाइट के साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सिग्नल भेजता है कि हमें एक्टिव और अलर्ट रहना है। दिन के टाइम हमें एनर्जी और फोकस की ज़रूरत होती है, तो सर्केडियन रिदम हमें एक्टिव रखता है। शाम होती है तो ये रिदम धीरे धीरे हमें रिलैक्स होने का सिग्नल देने लगता है, और रात को मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो हमें नींद की तरफ ले जाता है। हमारे सर्केडियन रिदम का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे खाने के समय को रेगुलेट करना। ये हमारे भूख के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है और हमारे डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिव करता है, ताकि हमारी एनर्जी लेवल्स दिन भर बैलेंस में रहे। बायोलॉजिकल क्लॉक का असर सिर्फ फिजिकल फंक्शंस तक ही नहीं है, ये हमारे मूड और कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट डालता है। सुबह और दोपहर के टाइम पर हमारा अलर्टनेस हाई रहता है, पर शाम और रात तक हमें रिलैक्सेशन और नींद का सिग्नल मिलने लगता है। इसलिए सुबह का टाइम प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम के लिए अच्छा होता है। ये सर्केडियन रिदम सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स में भी होती हैं। बहुत सारे एनिमल्स अपने सर्केडियन रिदम्स के हिसाब से स्पेसिफिक टाइम पर एक्टिव होते हैं, जैसे कुछ नॉकटर्नल यानी रात को एक्टिव होने वाले एनिमल्स जैसे आउल्स और बैट्स यानी चमगादड़ रात में ही शिकार करते हैं, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स उन्हें डार्कनेस में एक्टिव होने का सिग्नल देती हैं। प्लांट्स भी अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स अपने पत्तों को दिन के वक्त सनलाइट के लिए खोलते हैं और रात को बंद कर लेते हैं। यह रिदम उनके ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हम ह्यूमंस की मेमोरी भी या बाकी एनिमल्स की मेमोरी भी टाइम परसेप्शन में एक बड़ा रोल प्ले करती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे दिमाग में टाइम का रिकॉर्ड हमारी मेमोरीज के थ्रू स्टोर होता है। मतलब जितने ज़्यादा अलग और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते हैं, उतना ही हमारे लिए वो टाइम डिटेल्ड और फिल्ड लगता है। और जब एक्सपीरियंसेस रेपिटेटिव या मंडेन यानी डेली रूटीन जैसे हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो टाइम जल्दी बीत गया। जब हम नए एक्सपीरियंसेस सीख रहे होते हैं, जैसे एक नई जगह घूमना या नई कोई स्किल सीखना, तो हमारा दिमाग उस एक्सपीरियंस को डिटेल में रिकॉर्ड करता है। बाद में जब हम वापस सोचते हैं तो हमें वो टाइम लंबा लगता है, क्योंकि हमारे पास उस वक्त के लिए डिटेल्ड मेमोरीज हैं। डेली रूटीन में जो चीज़ें बार बार होती हैं उनमें नॉवेलिटी कम होती है और हमारा दिमाग इन्हें डिटेल्ड तरीके से स्टोर नहीं करता। जैसे हमारे रोज़ के ऑफिस आवर्स या डेली आना जाना, ये रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जल्दी गुजरने वाली लगती हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा अलग मेमोरीज नहीं होती। एज के साथ भी टाइम का परसेप्शन चेंज होता है। बचपन में हमें लगता है कि टाइम स्लो चल रहा है, और बड़े होने या बुढ़ापे में लगता है कि टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा है। इसका रीज़न ये है कि बचपन में हर चीज़ नई होती है और दिमाग ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करता है, जबकि एडल्टहुड में रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ये कम होने लगता है। एजिंग यानी बुढ़ापे का आना एक नेचुरल प्रोसेस है जो समय के साथ हमारे शरीर और दिमाग में बदलाव लाता है। इस प्रोसेस में हमारी सेल्स और टिश्यूज धीरे धीरे वीक और वॉर्न आउट होने लगते हैं और हमें फिजिकल और मेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस का जो समय है उसके साथ एक अलग सा कनेक्शन है जो हमारे टाइम के परसेप्शन को भी बदलता है। एजिंग का मेन रीज़न है हमारी सेल्स का डीजेनरेशन, यानी उनका वियर एंड टियर होना। जैसे हमारे सेल्स डिवाइड और ग्रो करते हैं, वैसे वैसे उनके डीएनए में वियर आउट होती रहती है। यही वियर आउट उन्हें ग्रेजुअली वीक बना देती है। हमारे सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे टेलोमियर्स कहा जाता है, जो सेल डिवीज़न के साथ छोटे होते जाते हैं। जब ये टेलोमियर्स एक सर्टेन लिमिट तक छोटे हो जाते हैं तो सेल डिवीज़न रुक जाता है और सेल्स वीक और डैमेज्ड होने लगते हैं।
ये एजिंग का प्राइमरी बायोलॉजिकल कॉज है जो हमें फिजिकली वीक करता है। एजिंग के प्रोसेस में हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जो हमारे ऑर्गन्स और ओवरऑल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। इसके साथ ही हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे सोचना या याद करना, ये भी स्लो होने लगते हैं। साइंस के हिसाब से हमारे यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो एक स्पेसिफिक इवेंट से हुआ, जिसे द बिग बैंग कहा जाता है। ये एक बहुत जबरदस्त पावरफुल एक्सप्लोजन था जिससे सारी मैटर और एनर्जी रिलीज हुई, और इसी इवेंट के साथ टाइम और स्पेस भी क्रिएट हुआ। बिग बैंग से पहले कौन से कंडीशंस थे हम नहीं जानते, लेकिन बिग बैंग के बाद ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन और टाइम का फ्लो शुरू हुआ। बिग बैंग ने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जहां से कॉस्मिक टाइम यानी पूरे यूनिवर्स का समय का मेजरमेंट शुरू हुआ। ये टाइम सिर्फ हमारे प्लेनेट या सोलर सिस्टम के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का टाइम है। मतलब जब बिग बैंग हुआ था तब से लेकर आज तक के इवेंट्स कॉस्मिक टाइम के फ्रेम में मेजर किए जा सकते हैं। इसलिए बिग बैंग को हम टाइम का बिगनिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसी इवेंट से हमारे यूनिवर्स और टाइम का एग्जिस्टेंस माना जाता है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ और अब तक एक्सपैंड हो रहा है। ये एक्सपेंशन डायरेक्टली टाइम के फ्लो से कनेक्टेड है। जब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो वो अपने साथ टाइम को भी एक फ्लो में लेके चल रहा है। जैसे हमारे यूनिवर्स की स्पेस बदलती है वैसे ही टाइम का मेजरमेंट भी आगे बढ़ता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कॉस्मिक टाइम और एक्सपेंशन का रिलेशन ऐसा है कि जितना ज़्यादा यूनिवर्स एक्सपैंड होती है उतना ही हमारे टाइम का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स की एज के हिसाब से डेवलप होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है ये करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। मतलब ये कॉस्मिक टाइम का ड्यूरेशन है जो हमारी यूनिवर्स की एज को डिफाइन करता है। बिग बैंग और कॉस्मिक एक्सपेंशन हमें ये समझाते हैं कि टाइम का फ्लो हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा है। ये फ्लो एक नेचुरल प्रोसेस है जो यूनिवर्स के बड़े फ्रेमवर्क में वर्क करता है, और इस कॉस्मिक टाइम के थ्रू ही हम अपने यूनिवर्स की एज और इवोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। यूनिवर्स का फ्यूचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साइंस और फिलॉसफी दोनों के लिए बड़ा मज़ेदार है। टाइम का फ्लो शुरू तो बिग बैंग से हुआ था, पर क्या ये हमेशा के लिए चलता रहेगा? साइंस में कुछ थ्योरीज हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद एक दिन टाइम का भी टाइम आ सकता है। चलिए कुछ मेजर थ्योरीज को समझते हैं जो यूनिवर्स के एंड और टाइम के पोटेंशियल पर रोशनी डालती हैं। पहली थ्योरी है हमारी द बिग क्रंच थ्योरी। बिग क्रंच थ्योरी कहती है कि जैसे हमारा यूनिवर्स अभी एक्सपैंड हो रहा है वैसे ही एक पॉइंट पर वो एक्सपैंड होना बंद कर देगा। उसके बाद यूनिवर्स रिवर्स में कोलैप्स होना शुरू होगा और सभी गैलेक्सीज, स्टार्स और मैटर एक ही सेंट्रल पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। एक तरह से ये बिग बैंग का ऑपोजिट प्रोसेस होगा। जब यूनिवर्स कोलैप्स होती है और एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाती है तब थ्योरेटिकली टाइम का फ्लो भी डिस्टॉर्ट हो सकता है या एंड हो सकता है। बिग क्रंच के केस में स्पेस और टाइम दोनों मर्ज हो जाते हैं और टाइम का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे शुरू होने से पहले था। थियरी 2, हीट डेथ और द बिग फ्रीज। हीट डेथ यानी बिग फ्रीज थियरी थोड़ा अलग है। इसके हिसाब से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हमेशा चलता रहेगा, पर धीरे धीरे एनर्जी और हीट स्प्रेड आउट हो जाएगी और सब कुछ कोल्ड और मोशनलेस हो जाएगा। जब यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो चुका होगा कि सारी एनर्जी एक जैसी हो जाएगी और कोई यूजेबल एनर्जी नहीं बचेगी तो सभी पार्टिकल्स मोशनलेस हो जाएंगे। इस स्टेज में एंट्रोपिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, मतलब हर चीज सेम एनर्जी लेवल पे सेटल हो जाती है और कुछ भी चेंज नहीं होता। जब चेंज ही नहीं होता तो टाइम का फ्लो भी प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाता है।
टाइम का एसेंस ही चेंज और मोशन में है, और अगर वो खत्म हो गया तो टाइम अपने आप में एंड हो सकता है। अगर इन थियरीज में से कोई थियरी सच होती है तो इसका फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा है। बिग क्रंच में टाइम वापस कोलैप्स होता है और एक साइकिल कंप्लीट करता है जो टाइम को एक फाइनाइट एंटिटी बना सकता है। इसका मतलब ये होगा कि टाइम का एक स्टार्ट और एक एंड है, और ये हमेशा लीनियर नहीं है। वहीं हीट डेथ के सिनेरियो में टाइम का फ्लो जो है वो टेक्निकली चल रहा होता है, पर उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि मोशन और इवेंट्स ही फ्रीज हो जाते हैं। ये एक ऐसे समय को दिखाता है जिसमें टाइम एग्जिस्ट तो करता है पर मीनिंगलेस हो जाता है। इन थियरीज के बेस पर हम ये सोच सकते हैं कि शायद टाइम हमें एक कॉन्टिन्यूअस चीज लगता है, वो भी शायद लिमिटेड और कंडीशनड है। टाइम के खत्म होने का ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमारा यूनिवर्स और समय का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, और शायद वो इटर्नल नहीं है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी कई यूनिवर्सेस हो सकती हैं जिसमें हर एक का अपना अलग स्ट्रक्चर और लॉज है। इनको कलेक्टिवली मल्टीवर्स कहते हैं। अगर ये आइडिया सही है तो इसका मतलब है कि कई यूनिवर्सेस एक साथ कई तरह के टाइम का फ्लो भी हो सकता है, यानी पैरेलल टाइम। हर यूनिवर्स के अपने यूनिक लॉज और फिजिक्स और कंडीशंस हो सकते हैं जो उनके टाइम को भी डिफाइन करते हैं। मतलब जिसे हम अपने यूनिवर्स में टाइम समझते हैं वो सिर्फ एक परसेप्शन है जो यहाँ के लॉज के हिसाब से है। दूसरे यूनिवर्सेस में टाइम का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है वहाँ टाइम एक फिक्स्ड साइकिल हो या वो वहाँ लीनियर न हो। अगर एक यूनिवर्स में टाइम हमेशा फॉरवर्ड फ्लो करता है तो दूसरे यूनिवर्स में हो सकता है टाइम सर्कुलर हो या उसका फ्लो का पैटर्न ही अलग हो। ये भी पॉसिबल है कि कुछ यूनिवर्सेस में टाइम एग्जिस्ट ही न करता हो या वहाँ का टाइम हमेशा स्टैटिक हो। अगर मल्टीवर्स थियरी को सच मान लें तो हमें ये समझना होगा कि टाइम जो हमें अपने यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल चीज़ लगती है वो शायद एक रिलेटिव चीज़ है। एक स्पेसिफिक यूनिवर्स में टाइम का फ्लो या स्ट्रक्चर उसके इंटरनल लॉस पे डिपेंडेंट है और वो दूसरे यूनिवर्स में कम्प्लीटली अलग हो सकता है। मतलब टाइम सिर्फ एक यूनिवर्स की पर्सपेक्टिव से एब्सोल्यूट लगता है, लेकिन मल्टीवर्स के कॉन्टेक्स्ट में वो रिलेटिव और फ्लेक्सिबल हो सकता है। पैरेलल टाइम का कॉन्सेप्ट ये भी सजेस्ट करता है कि शायद हमारे डिसीजंस और इवेंट्स एक ही यूनिवर्स में लिमिट नहीं होते, बल्कि उनका इम्पैक्ट दूसरे यूनिवर्सेस पर भी हो सकता है जहां अलग टाइमलाइंस या अल्टरनेट आउटकम्स हो सकते हैं। मल्टीवर्स थियरी टाइम के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करती है। एक यूनिवर्स में टाइम का फ्लो और स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, पर मल्टीवर्स के एंगल से देखें तो शायद टाइम बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। हर यूनिवर्स का अपना अलग वर्जन ऑफ टाइम होना हमें ये बताता है कि शायद टाइम हमारी सोच से ज़्यादा वर्सेटाइल और लेयर्ड चीज़ है। अगर मल्टीवर्स थियरी वैलिड होती है तो टाइम सिर्फ एक लीनियर प्रोग्रेशन या एक फिक्स्ड एरो की तरह नहीं है। मल्टीवर्स के पर्सपेक्टिव से टाइम का नेचर फ्लेक्सिबल और डाइवर्स है जो हर यूनिवर्स में अलग शेप और फॉर्म ले सकता है। अब अगर टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये एक्साइटिंग और मिस्टीरियस भी है। ये आइडिया साइंस फिक्शन में तो पॉपुलर है, पर क्या साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल हो सकता है? रिलेटिविटी थ्योरी जो आइंस्टीन ने प्रपोज की थी टाइम ट्रेवल के कुछ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को ओपन करती है। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट जैसे कि टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल टाइम इफेक्ट्स हमें दिखाते हैं कि थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल का एक फॉर्म यानी फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल शायद पॉसिबल है। बैकवर्ड टाइम ट्रेवल को लेकर अब तक साइंस में काफ़ी चैलेंजेस हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि बैकवर्ड टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकता है, पर वो कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट करता है जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। इन आइडियाज़ को समझने के लिए हमें टाइम ट्रेवल के दो मेन टाइप्स को समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल और बैकवर्ड टाइम ट्रेवल को।
फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसे हमने पहले समझा, आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करता है तो उसके लिए टाइम धीरे चलने लगता है। यानी अगर हम फास्ट स्पीड में ट्रेवल करेंगे तो हमारे लिए वक्त यानी टाइम स्लो होगा और हम आने वाले फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। बैकवर्ड टाइम ट्रेवल का आइडिया और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। बैकवर्ड टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स को समझना पड़ेगा, जो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहता है कि मान लीजिए आप अपने पास्ट में वापस जाते हैं और एक्सीडेंटली अपने ग्रैंडफादर को उनके यंग एज में मिलते हैं और उनका फ्यूचर चेंज कर देते हैं। अगर उनका फ्यूचर चेंज हो गया तो वो आपके फादर को जन्म नहीं दे सकते और इसका मतलब है कि आपका भी जन्म नहीं होता। पर अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आप अपने ग्रैंडफादर के पास्ट में कैसे वापस गए? ये पैराडॉक्स बैकवर्ड टाइम ट्रेवल को लॉजिकली प्रॉब्लमेटिक बनाता है क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस और लॉजिकल इश्यूज हैं। इसलिए बैकवर्ड टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज में तो है, पर उसके साथ कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को अभी तक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इम्पॉसिबल बनाते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करने के लिए कुछ थियरीज वर्म होल्स और टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट्स भी प्रपोज करती हैं। वर्म होल्स का आइडिया ये कहता है कि स्पेस में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो टाइम और स्पेस के दो डिस्टेंट पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक पेपर को आपने फोल्ड किया और उसके दोनों एंड्स को मिला दिया। ये वर्म होल का कॉन्सेप्ट है। वर्म होल्स थ्योरेटिकली स्पेस के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और अगर कोई वर्म होल स्टेबल हो तो उसके जरिए टाइम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल किया जा सकता है। एक और आइडिया है टाइम मशीन का, जो थ्योरेटिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है जो टाइम के अंदर मैनिपुलेट कर सकता है। अब तक ये आइडिया सिर्फ थियरीज और मैथमेटिकल इक्वेशंस में एग्जिस्ट करते हैं और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है। वर्म होल्स और टाइम मशीन्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे तो हैं, पर उनका रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस अब तक प्रूफ नहीं किया गया है। टाइम के कॉन्सेप्ट पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ फंडामेंटल सवाल हैं जो साइंस सॉल्व नहीं कर पाई है। आज भी कई थियरीज और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आए और ये क्वेश्चंस टाइम के असली नेचर और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। क्या हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या हम टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं? अब तक टाइम को बस एक डायरेक्शन में फ्लो करते देखा गया है, लेकिन कुछ थियरीज सजेस्ट करती हैं कि शायद टाइम के ऊपर भी हमें कुछ कंट्रोल मिल सके। जैसे लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करने पर टाइम धीरे धीरे चलता है, वैसे ही कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो टाइम को कंट्रोल या मैनिपुलेट करने में मदद करें। लेकिन ये अब तक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है और इस पर रियल वर्ल्ड में अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं हुई है। क्या हम कभी टाइम के ट्रू नेचर को समझ पाएंगे? टाइम का असली नेचर क्या है? क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है या एक रियल एंटिटी है? क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी थियरी के कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स ने हमें कंफ्यूज्ड किया है। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम एक अनप्रिडिक्टेबल और प्रोबेबिलिस्टिक चीज है और रिलेटिविटी में ये एक स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस फ्लो है। इन दोनों थियोरीज को यूनिफाई करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये दोनों ही थियोरीज टाइम को बिल्कुल अलग तरीके से समझती हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हम क्वांटम ग्रेविटी या थियरी ऑफ एवरीथिंग जैसे यूनिफाइड थियरीज को समझ पाए तब हमें टाइम के असली नेचर का पता चलेगा। क्वांटम ग्रेविटी एक ऐसी थियरी हो सकती है जो शायद क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को यूनिफाई कर सके और टाइम के नेचर को एक कंसिस्टेंट मॉडल के रूप में दे सके। मल्टीवर्स थियरी के अकॉर्डिंग कई यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इसमें हर एक का अपना अलग टाइम स्ट्रक्चर हो सकता है।
अगर ये थियरी सही है तो इसका मतलब है कि टाइम एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं है और हर यूनिवर्स का अपना अलग टाइम हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट से टाइम का स्कोप और भी बड़ा हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा टाइम सिर्फ एक रियलिटी का पार्ट है या वो कई रियलिटीज में एग्जिस्ट कर सकता है। हमने इस एपिसोड में टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत की और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स थियरीज और साइंटिफिक व्यू पॉइंट्स तक पहुंचे। पहले हमने टाइम को एक बेसिक लेवल पर समझा, जैसे ये हमारे डेली एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ को कैसे अफेक्ट करता है। एंशिएंट और कल्चरल व्यूज़ के ज़रिए हमने देखा कि टाइम को अलग सिविलाइजेशंस में कैसे देखा गया और लीनियर और साइक्लिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर किया। फिलॉसफी और साइंस के फ्यूजन से हमने एब्सोल्यूट टाइम और रिलेटिव टाइम के कॉन्सेप्ट्स को समझा। न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम ने टाइम को एक यूनिवर्सल और फिक्स्ड चीज़ के रूप में डिफाइन किया, जबकि आइंस्टीन की रिलेटिविटी ने टाइम को फ्लेक्सिबल और मोशन और ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड बताया। हमने रिलेटिविटी के थ्रू फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया। इसके बाद हमने क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ल्ड में जाकर देखा कि टाइम का बिहेवियर क्वांटम लेवल पर अनप्रेडिक्टेबल और प्रोबेबिलिस्टिक होता है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी और रिलेटिविटी के डिफरेंसेस ने हमें क्वांटम टाइम और क्लासिकल टाइम के बीच के कॉन्ट्रास्ट को समझने में मदद की। मल्टीवर्स और पैरेलल टाइम ने हमें पॉसिबिलिटीज़ के नए डायमेंशंस दिए, जो टाइम को एक यूनिवर्सल या एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट से दूर ले गए। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। थैंक यू।